बच्चों के साथ रहने के मामले में संगीता व आलोकनाथ के सुने सुनाए अनुभव अच्छे नहीं थे। अपने दोस्तों व सगे संबंधियों के कई अनुभव से वे अवगत थे कि बच्चों के पास जाकर जिंदगी कितनी बेगानी हो जाती है। लेकिन अब मजबूरी थी कि उन्हें बच्चों के पास जाना ही था, क्योंकि वे शारीरिक व मानसिक रूप से लाचार हो गए थे। उम्र अधिक हो जाने से शरीर कमजोर हो गया था। आलोकनाथ के लिए अब बाहर के छोटे मोटे काम निपटाना भी भारी पड़ रहा था। कार चलाने में परेशानी होती थी। संगीता वैसे तो घर का काम कर लेती थी, लेकिन अकेले ही पूरी जिम्मेदारी संभालना मुश्किल हो जाता था। नौकर चाकरों का कोई भरोसा नहीं था। काम वाली थी, कभी आई तो कभी नहीं। छुट्टियां न मिलने की वजह से बेटा मनीष भी कम ही आ पाता था। इसलिए उन्हें अब मानसिक अकेलापन भी खलने लगा था। अकेले रहने में अपनी बीमारियों से भी आलोकनाथ जी डरते थे। यही सब सोचते विचारते, अपने अनुभव से डरते डराते आखिर उन्होंने भी मनीष के साथ रहने का फैसला ले ही लिया। इस बार उन्होंने पहले मनीष को चिट्ठी लिखना ठीक समझा, ताकि बेटे और बहू के मूड का थोड़ा बहुत पहले से ही पता चल जाए। हफ्ते भर के अंदर ही मनीष का फ़ोन आ गया कि पापा, आज ही आपकी चिट्ठी मिली है, आप मेरे पास आना चाह रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चे और छाया तो इतने खुश हैं कि अभी से आपके आने का इंतज़ार करने लगे हैं। आप बताइए कब आ रहे हैं? मैं लेने आ जाऊं या फिर आप खुद ही आ जाएंगे? फ़ोन पर बेटे की बात सुनकर आलोकनाथ जी की आंखें भर आई। प्रत्युत्तर में बोले, हम खुद ही आ जाएंगे बेटे। परसों सुबह यहाँ से टैक्सी से चलेंगे और शाम 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है पापा, कहकर मनीष ने फ़ोन रख दिया। मनीष हमारे आने की बात सुनकर बहुत खुश है। आलोकनाथ जी बोले, अभी तो खुश है, पर पता नहीं हमेशा साथ रहने में कैसा रुख हो। संगीता अपनी शंका जाहिर करती हुई बोली। सब अच्छा होगा संगीता, आलोकनाथ जी दिलासा देते हुए बोले। शाम के 7 बजे जब आलोकनाथ जी और संगीता मनीष के घर पहुँचे तो बेटे, बहू और बच्चे उनके इंतज़ार में बैठे थे। दरवाजे पर टैक्सी रुकने की आवाज़ सुनकर चारों घर से बाहर निकल पड़े। दादाजी कहते हुए दोनों बच्चे पैर छूते हुए उनसे चिपक गए। बेटे बहू ने भी पैर छुए। सबने एक एक सामान उठा लिया। यहाँ तक कि बच्चों ने भी छोटा सामान उठाया और सब एक साथ अंदर आ गए। मन में शंका थी कि थोड़े दिन रहने की बात अलग थी, पर हमेशा के लिए रहना ना जाने कैसा हो। छाया चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सभी बैठकर गपशप करने लगे। माँ, पिताजी आप फ्रेश हो लीजिए, बहू छाया बोली। इस रूम में आपका सामान रख दिया है। आज से ये रूम आपका है। ये हमारा रूम, पर यह तो बच्चों का रूम है। बच्चे छोटे वाले रूम में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन तुमने बच्चों का रूम क्यों बदला बहू? उनकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होगी। फिर उस छोटे से कमरे में दोनों कैसे रहेंगे? कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी आप? घर के सबसे बड़े क्या सबसे छोटे कमरे में रहेंगे? बच्चों की पढ़ाई और सामान वगैरह के लिए अलग कमरा चाहिए। रात में तो दोनों आपके साथ ही घुसकर सोने वाले हैं। छाया हंसते हुए बोली। संगीता को सुखद एहसास हुआ। बेटा तो अपना ही है, लेकिन बहू के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जैसे दिल की शंकाओं का कठोर दरवाज़ा थोड़ा सा खुल गया। सुबह सुबह देर से नींद खुली। आलोकनाथ जी उठकर बाथरूम हो आए। अंदर खटर पटर की आवाज़ सुनकर छाया ने चाय बना दी। उस दिन संडे था। बच्चे व मनीष भी घर पर थे। चाय की ट्रे लेकर छाया दरवाजे पर खटखट कर बोली, मम्मी जी चाय। आजा आजा बेटी, अंदर आजा, आलोकनाथ जी बोले। नींद ठीक से आई है पापा? छाया चाय की ट्रे टेबल पर रखती हुई बोली। हाँ बेटी, बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे और मनीष कहाँ हैं? संगीता ने पूछा। सब उठ गए हैं। बच्चों ने तो अभी तक दूध भी नहीं पिया है।
कह रहे हैं कि जब दादाजी उठ जाएंगे तो वे चाय पियेंगे और हम दूध। तुमने भी अभी तक चाय नहीं पी? संगीता ट्रे में चाय के 4 कप देखकर बोली। मम्मी जी, हम एक बार की चाय तो पी चुके हैं, दूसरी की चाय आपके दूसरी बार की चाय आपके साथ बैठकर पियेंगे। तभी बच्चे व मनीष कमरे में घुस गए और दादा दादी के बीच में बैठ गए। दादाजी, पापा कहते हैं कि वो आपसे बहुत डरते थे। आप जब ऑफिस से आते थे तो वो एकदम पढ़ने बैठ जाते थे। सच्ची? पोता बोला। पापा यह भी कहते हैं कि वह बचपन में बहुत शैतान थे और दादी को बहुत तंग करते थे, है ना दादी? पोती बोली थी। दोनों बच्चों की बातें सुनकर आलोकनाथ जी व संगीता जी हंसने लगी। सभी बच्चे बचपन में अपनी मम्मी को तंग करते हैं और अपने पापा से डरते हैं। आलोकनाथ जी बच्चों को प्यार करते हुए बोले। हाँ, और मम्मी कहती है कि सभी मम्मी पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, जैसे दादा दादी मम्मी पापा को प्यार करते हैं और मम्मी पापा हमें। पोती की बात सुनकर संगीता व आलोकनाथ जी की नज़रें छाया के चेहरे पर उठ गई। छाया का खुशनुमा चेहरा दिल में उतर गया। दोनों ने मन में सोचा, एक अच्छी माँ ही बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है। दोपहर के खाने में छाया ने मलाई कोफ्ते और पालक पनीर बना रखी थी। पापा, ये कोफ्ते खाइए, ये बताते हैं कि आप मलाई कोफ्ते बहुत पसंद है। छाया कोफ्ते प्लेट में रखती हुई बोली। और मम्मी को कढ़ी बहुत पसंद है ना मम्मी? मनीष बोला। याद है, मैं पालक पनीर और मलाई कोफ्ते बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और मेरे कारण आप अपनी पसंद का खाना कभी भी नहीं बनाती थी। अब आपकी पसंद का खाना ही बनेगा और हम भी खाएंगे। मनीष बोला तो संगीता को अपने भाव पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया। आंखों के कोर भीग गए। नहीं बेटा, खाना तो बच्चों की पसंद का ही बनता है। जो बच्चों को पसंद हो वही बनाया करो। रात को पोते और पोती में बीच में कौन सोएगा, इसको लेकर होड़ हो गई। आखिर दोनों बीच में सो गए। थोड़ी देर बाद छाया आ गई। चलो बच्चों, अपने कमरे में चलो। नहीं, हम यहीं सोएंगे, दोनों चिल्लाए। नहीं, दादा दादी जी को आराम चाहिए, तुम अपने कमरे में सो। रहने दे बेटी, आलोकनाथ जी बोले। 2-4 दिन यहीं सोने दे, जब मन भर जाएगा तो खुद ही अपने कमरे में सोने लगेंगे। दोनों बच्चे उस रात दादा दादी से चिपक कर सो गए। दिन बीतने लगे। छाया हर समय उनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती। मनीष भी ऑफिस से आकर उनके पास जरूर बैठता। एक दिन संगीता शाम को कमरे से बाहर निकली तो छाया फ़ोन पर कह रही थी, मैं नहीं आ सकती, मम्मी पापा आए हुए हैं। यदि मैं आ गई तो वे दोनों अकेले रह जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। कहकर उसने बात ख़त्म कर दी। कहाँ जाने की बात हो रही थी बेटी? कुछ नहीं मम्मी जी, ऐसे ही मेरी सहेली बुला रही थी, बहुत दिनों से नहीं आई ना। तो क्यों नहीं जा रही हो? हम अकेले कहाँ हैं? और फिर थोड़ी देर अकेले भी रहना पड़े तो क्या हो जाएगा? देखो बेटी, तुम अगर नहीं जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी। छाया कुछ ना बोली और दुविधा में खड़ी रही। संगीता छाया के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बेटी, मम्मी पापा आ गए हैं, इसीलिए अगर तुमने अपनी दिनचर्या में बंधन लगाए तो हम यहाँ कैसे रह पाएंगे? ये अब कोई 2-4 दिन की बात थोड़े ही ना है, अब तो हम यहीं हैं। कैसी बात कर रही हैं मम्मी जी? आपका रहना हमारे सिर आँखों पर। मैं बंधन थोड़ी ना लगा रही हूँ, और थोड़ा बहुत बंधन रहे भी तो क्या, बच्चों के कारण माँ बाप बंधन में नहीं रहते हैं। फिर बच्चों को भी माँ बाप के कारण बंधना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है? छाया की बात सुनकर संगीता ने चाहा कि उसको गले लगाकर खूब प्यार करे। संगीता ने छाया को जबरन भेज दिया। धीरे धीरे संगीता की कोशिश से छाया भी अपनी स्वाभाविक दिनचर्या में रहने लगी। उसने 1-2 किटी भी डाली हुई थी तो संगीता ने उसे वहाँ भी जबरदस्ती भेजा। उसकी सहेलियाँ जब घर आती तो संगीता चाय बना देती, नाश्ते की प्लेट सजा देती। छाया के मना करने पर प्यार से कहती, तुम जो हमारे लिए इतना करती हो, थोड़ा सा मैंने भी कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। मनीष व छाया को अब कई बातों की सुविधा हो गई थी। कहीं जाना होता
तो दादा दादी के होने से बच्चों की तरफ से दोनों ही निश्चिंत रहते। महीना खत्म हुआ। आलोकनाथ जी को पेंशन मिली। उन्होंने अपना पैसा बहू को देने की पेशकश की तो मनीष व छाया दोनों नाराज हो गए। पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पैसे देकर ही रहना है तो आप कहीं भी रह सकते हैं। आपने हमारे लिए जीवन में इतना किया, पढ़ाया लिखाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। मनीष बोला, लेकिन बेटा मेरे पास है इसलिए दे रहा हूँ। नहीं पापा, पैसा देकर तो आप मेरा दिल दुखा रहे हैं। जब दादी जी और दादाजी आपके पास रहने आए थे तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो क्या आपने उनकी देखभाल नहीं की थी? जितना आपसे बन सकता था आपने उनके लिए किया। और आपके पास पैसा है तो आप हमसे हमारा सेवा करने का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? आलोकनाथ जी निरुत्तर हो गए। संगीता आश्चर्य से अपने उस लापरवाह बेटे को देख रही थी जो आज इतना समझदार हो गया है। मनीष ने जब पैसे लेने से साफ मना कर दिया तो आलोकनाथ जी ने पोते और पोती के नाम से बैंक में खाता खोल दिया और जो भी पेंशन का पैसा मिलता उसमें डालते रहते। बेटे ने उनका मान रखा था और वे बेटे का मान रख रहे थे। एक दिन आलोकनाथ जी सुबह उठे तो बदन टूट रहा था और कुछ हरारत सी महसूस कर रहे थे। संगीता ने उनका उतरा चेहरा देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ जी? तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, कुछ बुखार सा लग रहा है। बुखार है? संगीता घबराकर माथा छूती हुई बोली। मनीष को बुलाती हूँ। नहीं संगीता, उसे परेशान मत करो, शाम तक देख लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। संगीता चुप हो गई। लेकिन शाम होते होते बुखार बहुत तेज हो गया। दोपहर के बाद आलोकनाथ जी लेटे तो उठे ही नहीं। शाम को ऑफिस से आकर मनीष पापा के साथ ही चाय पीता था। आलोकनाथ जी जब बाहर नहीं आए तो छाया कमरे में चली गई। संगीता जी आलोकनाथ जी का सिर दबा रही थी। पापा को क्या हुआ मम्मी जी? तेरे पापा को बुखार है। बुखार है? कहती हुई छाया ने बहू की सारी औपचारिकताएं त्याग कर आलोकनाथ जी के माथे पर हाथ रख दिया। पापा को तो बहुत तेज बुखार है, तभी पापा आज सुबह से ही सुस्त लग रहे थे। आपने बताया भी नहीं। मैं मनीष को बुलाती हूँ। इतना कहकर छाया मनीष को बुला लाई। मनीष जल्दी ही आ गया और मम्मी पापा को तकलीफ न बताने के लिए एक प्यार भरी डांट लगाई। फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर ने जांच करके दवाइयाँ लिख दी। मौसमी बुखार है, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बोला। बेटा बहू पोता और पोती सब आलोकनाथ जी को घेर कर बैठ गए। छाया ने जब पढ़ाई के लिए डांट लगाई तब बच्चे पढ़ने गए। खाने में क्या बना दूँ? छाया ने पूछा। आलोकनाथ जी बोले, तुम जो बना देती हो वही स्वादिष्ट लगता है। नहीं पापा, अब बुखार में आपका जो खाने का मन है वही बनाऊंगी। तो फिर थोड़ी सी खिचड़ी बना दो और थोड़ा सा सूप भी बना देना छाया, पापा को सूप बहुत पसंद है। मनीष बोला। आलोकनाथ जी को अटपटा लग रहा था कि मनीष उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। उनकी हिचकिचाहट देखकर मनीष बोला, मैं कुछ नया नहीं कर रहा। आप दोनों ने दादा और दादी की जितनी सेवा की उतनी तो हम आपकी कभी कर भी नहीं पाएंगे। पापा मैं तब छोटा था, आज जो कुछ भी हम करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। बड़ों का तिरस्कार कर हम अपने बच्चों से प्यार और आदर की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये कोई एहसान नहीं है। अब आप आराम कीजिए। हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है ना? संगीता भर्राई आवाज में बोली। हाँ संगीता, वो बुरा कैसे हो सकता है? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? हाँ, बच्चों में संस्कार उपदेश देने से नहीं आते, घर के वातावरण से आते हैं। जिस घर में बड़ों का महत्वपूर्ण स्थान होता है उस घर में बच्चे बड़ों को आदर देना सीखते हैं और जिस घर में बड़ों का तिरस्कार होता है उस घर के बच्चे भी तो वही सीखेंगे। एक पल रुककर संगीता फिर बोली, हम दोनों ने अपने माता पिता की सेवा व उचित देखभाल की। हमारी गृहस्थी में उनका स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा। वही हमारे बच्चों ने सीखा। लेकिन अधिकतर लोग अपने बच्चों से तो सेवा व आदर की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में अपने बड़ों की मौजूदगी
को भुला चुके होते हैं। संगीता के मन से आज सारे संशय खत्म हो चुके थे। उनके सगे संबंधियों, दोस्तों ने उन्हें अपने अनुभव बताकर उनके मन में बेटे बहू के प्रति डर व नकारात्मक विचार पैदा किए। अब वे अपने अनुभव बताकर दूसरों के मन में बेटे बहू के प्रति प्यार व सकारात्मक विचार भरेंगे। आलोकनाथ जी ने संतोष से आंखें मूंद ली और संगीता कमरे की लाइट बंद कर बहू की सहायता करने के लिए किचन में चली गई। आखिर इंसान जो अपनी ज़िंदगी में बोएगा वही तो काटेगा। काटे बोकर फूलों की उम्मीद करना तो मूर्खता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेखा और गीता का ससुराल बहुत बड़ा था। दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी रेखा नौकरी करती थी और देवरानी गीता घर संभालती। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि रेखा जल्दी जल्दी अपने काम कर रही थी। गीता ने नाश्ता बनाया और रेखा ने सबको परोसा। उसके बाद रेखा ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। गीता ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने गीता से पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद गीता ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। रेखा दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो गीता, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। गीता से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको रेखा दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर किचन के आधे काम कर देती हैं ताकि मुझ पर ज़्यादा काम का बोझ ना पड़े। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को रेखा दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो रेखा दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हों तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती हैं। वह मेरी बड़ी जेठानी जरूर हैं, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हैं और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी यहाँ दाल नहीं गल पाई। रेखा शाम को सब्जी की थैली गीता को देते हुए बोली, सब्जी के साथ साथ तुम्हारी मनपसंद दही कचौरी भी है, पहले खा लो। बुआ जी ने अपना पासा अब रेखा पर फेंका। बुआ जी ने रेखा को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, रेखा तू इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में मुफ्त का खर्चा करती है, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर रेखा हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और गीता, उसे तो कहने पर भी वह आराम नहीं करती। सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफिन, सब वही तो करती है। और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा खुशी दिखाई देती है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता।
दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही देखती है। इसीलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसीलिए ही मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और लाने की हो तो वही ध्यान में रखती हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उसकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं। इतना सब सुनकर बुआ जी की तो बोलती ही बंद हो गई। अंत में रेखा ने कहा, गीता मेरी छोटी बहन है और अपनी छोटी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सब बोलना रेखा की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी यह दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले भी मैं एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। जीजी, अगर आपको इस तरह के कारनामे करने हैं तो भाई के घर से दूर ही रहिए। बुआ जी बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चली गईं, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए ही वह आई थी। पर गीता और रेखा जैसी समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत ही मुश्किल था। तो दोस्तों, रेखा और गीता, इनकी जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे उस घर का कोई बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, देवरानी जेठानी की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।